क्या है नागरवाला घोटाला, जिसमें एक शख्स ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज में बैंक से 60 लाख रुपए मांग लिए थे। 24 मई 1971 का दिन था जब SBI के कैशियर के पास फोन आया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। उन्होंने उससे 60 लाख रुपए मांगे। बैंक के चीफ कैशियर के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री को यह पैसा बांग्लादेश के गुप्त मिशन के लिए चाहिए था। उसने भी प्रधानमंत्री की बात को ध्यान में रखते हुए पैसे दे दिए। और फिर आया कहानी में ट्विस्ट, जब प्रधानमंत्री के जनरल सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कोई भी फोन कॉल किए जाने से मना कर दिया। अगर वह पैसे प्रधानमंत्री ने नहीं मांगे तो फिर किसने मांगे? क्या प्रधानमंत्री का जनरल सेक्रेटरी झूठ बोल रहा था या फिर बैंक का मैनेजर अपने फायदे के लिए सब कर रहा था? आखिर क्या थी सच्चाई इस घोटाले के पीछे, जिससे सारी दुनिया नागरवाला घोटाले के नाम से जानती है? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। 24 मई 1971 की सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग ब्रांच में ज्यादा लोग नहीं थे। दिन के 12 बजने वाले थे। तभी बैंक के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को एक कॉल आया। एक कॉल प्रधानमंत्री के ऑफिस से था और सामने से बोल रहे थे प्रधानमंत्री के जनरल सेक्रेटरी PN हक्सर। उन्होंने वेद प्रकाश मल्होत्रा से कहा कि प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में गुप्त अभियान के लिए 60 लाख रुपए चाहिए। वह बैंक से 60 लाख रुपए निकाले और संसद मार्ग पर बाइबल भवन के पास एक शख्स मिलेगा। वह शख्स को वह रकम पकड़ा दें। इसके साथ ही मल्होत्रा को यह भी कहा गया कि सारी रकम 100 रुपए के नोट में होनी चाहिए। वह कुछ सोच पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री के जनरल सेक्रेटरी ने मल्होत्रा से कहा कि लीजिए, प्रधानमंत्री से बात कीजिए। फिर कुछ सेकंड के बाद ही फोन पर एक महिला आई जिसकी आवाज बिल्कुल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जैसी थी। उस महिला ने मल्होत्रा से कहा कि आप यह रुपया लेकर खुद बाइबल भवन पर आइए। वहां पर एक शख्स आपसे मिलेगा और यह कोड देगा, बांग्लादेश का बाबू। आपको इसके जवाब में कहना होगा बाहर एट लॉ। इसके बाद आप वह रकम उनके हवाले कर दीजिएगा। इसके साथ ही इस औरत ने मल्होत्रा से इस पूरे मामले को छुपाए रखने के लिए भी कहा। उस महिला से बात करने के बाद मल्होत्रा ने डिप्टी चीफ कैशियर राम प्रकाश बत्रा से कैश बॉक्स में 60 लाख रुपए रखने के लिए कहा। इसके बाद बत्रा और उनके एक और साथी HR खन्ना ने वो रुपए कैश बॉक्स में रखे। डिप्टी हेड कैशियर रोहेल सिंह ने रजिस्टर में भी एंट्री पर अपने साइन किए और पेमेंट वाउचर बनाया। उस वाउचर पर मल्होत्रा ने अपने साइन किए। उसके बाद 2 चपरासियों ने उस कैश टैंक को बैंक की गाड़ी DL 760 में लोड कर दिया और मल्होत्रा उसे खुद चलाकर बाइबल हाउस ले गए। कार के रुकने के बाद एक लंबे और गोरे व्यक्ति ने आकर वह कोड वर्ड मल्होत्रा के सामने बोला और फिर वह इंसान बैंक की कार में बैठ गया और मल्होत्रा को वह सरदार पटेल मार्ग और पंचशील मार्ग के जंक्शन की टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे। वहां पर उस व्यक्ति ने वो ट्रंक उतारा और मल्होत्रा से कहा कि वह प्रधानमंत्री रेजिडेंस पर जाकर इस रकम का वाउचर ले ले। इसके बाद जब मल्होत्रा PM हाउस उस रकम का वाउचर लेने पहुंचे तब उन्हें पता चला PM इंदिरा गांधी तो संसद भवन में है। ये जानकर मल्होत्रा संसद भवन में पहुंचे। वहां पर मल्होत्रा की इंदिरा गांधी से तो मुलाकात नहीं हुई, पर उनके जनरल सेक्रेटरी से उनकी मुलाकात जरूर हुई। वहां पर मल्होत्रा ने इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी जनरल को पूरी बात बताई। यह बात सुनकर इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी जनरल परमेश्वर नारायण हक्सर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने मल्होत्रा को बताया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई फोन नहीं आया था। उसके बाद हक्सर ने मल्होत्रा से कहा, आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच बैंक के डिप्टी हेड कैशियर रोहेल सिंह ने RV बत्रा से 2 या 3 बार उन 60 लाख के वाउचर के बारे में पूछा। बत्रा ने उन्हें कहा कि उन्हें वाउचर जल्दी मिल जाएगा, लेकिन जब काफी देर तक वाउचर नहीं मिले तो मल्होत्रा भी वापस नहीं लौटे और उन्होंने उस मामले की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी से कर दी। फिर उनके कहने पर उन्होंने संसद मार्ग थाने पर इसे पूरे मामले की FIR भी लिखवाई। पुलिस ने मामला सामने आते ही जांच शुरू कर दी और बाद में पता चला कि जिस शख्स ने यह सब करवाया है उस शख्स का नाम रुस्तम सोहराब नागरवाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब पता चला कि कुछ समय पहले भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर वह काम कर रहा था, उस समय वह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद रात के करीब 9:45 बजे नागरवाला को दिल्ली के पास पारसी धर्मशाला में पकड़ लिया और डिफेंस कॉलोनी में उनके एक दोस्त के घर A277 से 59,95,000 रुपए बरामद कर लिए गए। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन तूफान का नाम दिया गया। उसी दिन आधी रात को दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस मामले को सुलझा लिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि टैक्सी स्टैंड से नागरवाला राजेंद्र नगर का घर है। वहां से उसने एक सूटकेस लिया और वहां से वह पुरानी दिल्ली के निकलसन रोड पर गया। वहां पर उसने ड्राइवर के सामने ट्रंक से निकालकर सारे पैसे सूटकेस में रख दिए। ड्राइवर को यह राज अपने तक ही रखने के लिए उसने 500 रुपये टिप भी दी। 27 मई 1971 को नागरवाला ने अदालत में कबूल कर लिया कि उसी दिन पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट KP खन्ना की अदालत में नागरवाला के खिलाफ मुकदमा दायर किया। शायद भारत के न्याय के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तार किए जाने के 2-3 दिन के अंदर ही उस पर मुकदमा चलाकर सजा भी सुना दी गई। रुस्तम नागरवाला को 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई और 1000 रुपये जुर्माना भी किया गया। नागरवाला ने अदालत में यह कबूला कि उसने बांग्लादेश अभियान का बहाना बनाकर मल्होत्रा को बेवकूफ बनाया, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और फैसले के खिलाफ अपील कर दी। दरअसल दोस्तों, इंदर मल्होत्रा जिन्होंने इंदिरा गांधी पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी की किताब लिखी, उसमें यह बात कही गई कि जो कुछ भी हुआ उसमें संसद में जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि उस वक्त तक कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सामने नहीं आ रहे थे। मसलन क्या इससे पहले भी कभी भी प्रधानमंत्री ने मल्होत्रा से बात की थी? अगर नहीं की तो उसने इंदिरा गांधी की आवाज कैसे पहचानी? क्या बैंक का कैशियर सिर्फ जुबानी आदेश पर बैंक से इतनी बड़ी रकम निकाल कर दे सकता है? और सबसे बड़ी बात, यह पैसा किसका था? इन सब के बीच नागरवाला ने अपना बयान बदल दिया और उसे जो सजा दी गई उसके खिलाफ अपील कर दी और उसकी मांग थी कि इस मुकदमे की सुनवाई फिर से हो। लेकिन 28 अक्टूबर 1971 को नागरवाला की मांग ठुकरा दी गई। लेकिन इन सब के बाद भी यह केस यही नहीं थमा। इस केस में इसके बाद एक और बड़ा ट्विस्ट आया, जब 20 नवंबर 1971 को इस केस की तफ्तीश करने वाले ASP DK कश्यप की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह उस टाइम अपने हनीमून के लिए जा रहे थे। उनकी मौत के पीछे की असल वजह भी कोई नहीं जान पाया। इसी बीच नागरवाला ने मशहूर साप्ताहिक अखबार करंट के संपादक DF कराका को पत्र लिखकर कहा कि वह उन्हें इंटरव्यू देना चाहते हैं, लेकिन कराका की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को इंटरव्यू लेने के लिए भेजा। लेकिन नागरवाला ने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया और उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया। 1972 के शुरू में नागरवाला को तिहाड़ जेल के अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां से उसे 21 फरवरी को GB पंत अस्पताल ले जाया गया। जब 2 मार्च को उसकी तबीयत खराब हो गई तो 2:15 पर दिल का दौरा पड़ने पर नागरवाला की मौत हो गई। यह जो कुछ भी हुआ उससे इंदिरा गांधी की बहुत बदनामी हुई। बाद में सागरिका घोष ने इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिराज इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखा, क्या नागरवाला की प्रधानमंत्री की आवाज की नकल करने की हिम्मत पड़ती है अगर उनको ताकतवर लोगों का समर्थन नहीं होता? मल्होत्रा ने PM हाउस से महज एक फोन कॉल के चलते बैंक से इतनी बड़ी रकम क्यों निकाली? इन सब के बाद जब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उसने नागरवाला की मौत की परिस्थितियों के आदेश दिए, जिसके लिए जगमोहन रेड्डी आयोग बनाया गया। लेकिन इस जांच में कुछ भी नया निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का भुगतान करना भी था तो बैंक के मैनेजर से बात ना करके चीफ कैशियर से बात क्यों की गई? क्या स्टेट बैंक बिना चेक और वाउचर के इतनी रकम देने का अधिकार रखता है? बाद में कुछ अखबारों के जरिए पता चला कि नागरवाला रॉ नहीं बल्कि CIA के लिए काम करता था और इस पूरे मसले के मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी को बदनाम करना था। हालांकि ठगी के बाद 5000 छोड़कर पूरे 59,95,000 बरामद हो गए थे और वह 5000 भी मल्होत्रा ने अपनी जेब से भरे थे। बैंक को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस सब के बाद स्टेट बैंक ने मल्होत्रा को डिपार्टमेंट इंक्वायरी के बाद नौकरी से निकाल दिया था। यह सब जो हुआ उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह सब क्यों किया गया और किसने कराया? आखिर ऐसा क्या था जो नागरवाला सिर्फ कराका को ही कहना चाहता था? इन सब सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या लगता है आपको कि क्यों आखिर यह सब किया गया? क्या उस समय की सरकार ने यह सब जानबूझकर किया? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।